Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 30th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 सितंबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के कंप्लीट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है महानदी रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 अलग अलग हैवी इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए गए। जैसे पहले का नाम है फर्टिलाइजर प्लांट, दूसरा है ऑयल रिफाइनरीज और तीसरा है स्टील प्लांट्स। इन तीनों ही हैवी इंडस्ट्रीज़ को देते हुए नीचे एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है कि इन तीनों इंडस्ट्रीज़ में से हाउ मैनी यानी कितनी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली डीकार्बोनाइजिंग में यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए केवल एक इंडस्ट्री है ऐसी इन तीनों में से, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 हैं, ऑप्शन नंबर सी तीनों हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले हम अपने इंडेक्स पर। तो आज का इंडेक्स यानी आज के पूरे डिस्कशन में कौन कौन से द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होने वाले हैं वो बताऊंगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी ना जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा पहला वाला आर्टिकल कवर कर लूँगा तो उसके बाद मैं आप लोगों से एक सजेशन लूँगा। आप अपना वो सजेशन देना और वो बहुत ज़रूरी भी है इस वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए और आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं अपनी साइड से बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पास में रिक्वेस्ट हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से यहाँ पर ये सजेशन लूँगा, आज लूँगा, ठीक है। लेकिन पहले आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद अभी पहले इंडेक्स डिस्कस करते हैं। भाई आज के न्यूज़ आर्टिकल्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल द रैंकिंग 2024। तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस बार भारत की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको यहाँ पर इस रैंकिंग में रखा गया है। अब की बार इंडिया ने कहीं ना कहीं चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चाइना के कंपैरिजन में हमारी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं इस रैंकिंग के अंदर में, वो सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ कमीशन अगेंस्ट लोअरिंग एज ऑफ कंसेंट अंडर पोक्सो एक्ट। देखो पोक्सो एक्ट के तहत यहाँ पर जो लॉ कमीशन है इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट के खिलाफ यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है। जैसे यहाँ पर बात ये की जाती है कि ये पोक्सो एक्ट बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने का काम करता है। तो इसमें जो ये कंसेंट की एज है, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे जो सहमति की मौजूदा उम्र है, इसको कम करने के अगेंस्ट में लॉ कमीशन ने स्टेटमेंट दिया है। तो समझेंगे ओवरऑल मैटर क्या है, पोक्सो एक्ट क्या है, लॉ कमीशन क्या है, क्योंकि लॉ कमीशन की दोस्तों एक रिपोर्ट आ चुकी है और इस वजह से आज के पूरे न्यूज़पेपर में लॉ कमीशन छाया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल लॉ पैनल अगेन रिकमेंड्स रोलिंग आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIRs। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो ये EFIRs हैं वो होती क्या है, कैसे काम करती हैं, FIR एग्जैक्टली क्या होता है और कहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है, और भी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनली लॉ कमीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल है इंडिया स्लैम्स रिच नेशंस, जितने भी अमीर देश हैं उसको यहाँ पर भारत ने एक लताड़ लगाई है। किस चीज़ को लेकर वो भी आपको समझाऊंगा, स्पेशली क्लाइमेट एक्शन को लेकर। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक के बारे में बात की जा रही है, तो वो पूरा प्रोसेस क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल में ये हमारा एक एडिटोरियल है जहाँ पर आर्केविस्ट साहब ने मेंशन किया है कि जो वेमेन हैं इनको पुलिस वाली जो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रोल मिलना चाहिए, जो कि आज के समय पर इनको नहीं मिल पा रहा है। तो वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पुलिस में ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर का।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट एडिटोरियल में बात की जा रही है ट्रबल वाटर्स के बारे में। चाइना फिलीपींस के बीच में जो टेंशन जो टकराव है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुके हैं। रीज़न क्या है वो डिस्कस करेंगे, और कितना ज़्यादा बवाल हो रहा है आने वाले समय पर, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन दोनों कंट्रीज़ को लेकर, स्पेशली साउथ चाइना सी में, वो डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। फिर नेक्स्ट एडिटोरियल में बात की जा रही है अफ्स्पा एक्ट के बारे में। मणिपुर में अफ्स्पा लगाया गया, आपको पता होगा, परसों मैंने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। टाइम बचता है तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स इसके बारे में बताऊंगा। तो आज के न्यूज़पेपर का ये सारे जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं। चलो अब आते हैं अपने नंबर 1 आर्टिकल पर। द रैंकिंग 2024 के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि ये जो आज का जो थंबनेल है ना, थंबनेल में एक मिस्टेक हो गई है। जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना वो थोड़ा सा गलत हो गया, मैं उसको सही करवा दूंगा। मैंने थंबनेल जो है बनवाया है उनसे। अब मैंने बस खाली टॉपिक बता दिया था, उन्होंने यहाँ पर बिना पढ़े जो है वो थंबनेल मेंशन कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको सही करवा दूंगा। जो लास्ट वाला पॉइंट है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, लास्ट वाला सेंटेंस। एनीवे मैं करवा दूंगा सही। अभी फिलहाल आर्टिकल पर आते हैं। द रैंकिंग 2024 ये क्या है मैटर। देखो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, सभी न्यूज़ आर्टिकल्स इसकी कल से चर्चा कर रहे हैं। तो ये नई रैंकिंग है। द रैंकिंग, द की अपने आप में एक फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार करता है, यानी दुनिया भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। जिसने बढ़िया परफॉर्म किया है उसकी रैंक 1 होगी, फिर ऐसे ही 2, उससे कम परफॉर्मेंस वाली 3, 4, 5, ऐसे करके यहाँ पर ये पूरी लिस्ट को तैयार किया गया। इस लिस्ट में कितनी यूनिवर्सिटीज़ को लिया गया है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, ध्यान से सुनना, पूरे दुनिया की 1904 यूनिवर्सिटीज़ को लिया गया। और इन 1904 यूनिवर्सिटीज़ में से इंडिया की 91 यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसे देखने को मिलती हैं। कितनी? 91 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे देखने को मिलती हैं जो भारत की हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस वाली लिस्ट में अपना एक पोजीशन मेंटेन किया है। उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने आर्टिकल देख लिया कि आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लिया। द क्या है ये आपने समझ लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो जैसे इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि इस लिस्ट में अपना नाम को दर्ज करवा चुकी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये पिछले साल की लिस्ट में भी प्रेजेंट था, लेकिन पिछले साल इसकी पोजीशन ज़्यादा बेकार थी। अब की बार ये पोजीशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, ऐसा भी मेंशन किया जा रहा है। मैं आपको ओवरऑल पूरा ये आर्टिकल दिखाऊंगा, डेटा दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर समझो 2024 की जो रैंकिंग है इसमें कितने यूनिवर्सिटीज़ को इसमें रखा गया है? 1904 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग तैयार की गई है, और ये 1904 यूनिवर्सिटीज़ लगभग 108 देशों से बिलोंग करती हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट तैयार की गई। अब बात करते हैं यहाँ पर ये लिस्ट प्रोड्यूस करने वाली है, जो ये लिस्ट है इसको लाने वाली जो बॉडी है द, ये क्या है ये थोड़ा सा जान लो, एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ ले जाता है कि ये जो लिस्ट है ये कौन लेकर आता है। तो द यानी कि द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन, इसको हम लोग थेस के नाम से भी जानते हैं। थेस मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एक मैगजीन रिपोर्टिंग है, इसका स्पेशल फोकस यही होता है कि जो हायर एजुकेशन है उसको लेकर जो भी खबरें हैं, जो भी न्यूज़ हैं, और न्यूज़ के साथ साथ यहाँ पर जो भी इश्यूज़ हैं उसको यहाँ पर पब्लिश करना। तो अब ये लोग रैंकिंग भी पब्लिश करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये रैंकिंग तैयार की जाती है किस बेसिस पे तैयार की जाती है, ये भी तो मैटर करता है ना भाई। मतलब किस चीज़ के ऊपर ये रैंकिंग को तैयार किया जाता है, क्या चीज़ देखी जाती है इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि अब की बार 2024 की जो रैंकिंग तैयार की गई है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से सारी चीज़ों को देखा गया है, और लगभग 18 की इंडिकेटर्स है। कितनी? 18 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखकर ये पूरी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग तैयार की गई। हर एक यूनिवर्सिटी में 18 चीज़ों को देखा गया, और वो 18 चीज़ें अलग अलग 5 एरियाज से आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली चीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर में टीचिंग किस लेवल पर है, ये तो सब में ही देखा जाएगा भाई। मान लो 100 में से 29% सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में टीचिंग चेक की गई, टीचिंग किस लेवल की है। फिर उसके बाद में रिसर्च एनवायरनमेंट, फिर रिसर्च क्वालिटी, देन इंडस्ट्री, देन इंटरनेशनल आउटलुक। ये यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो देखे जाते हैं, जिसके बेसिस पे ये पूरा इंडेक्स को तैयार किया जाता है, ये पूरी रैंकिंग को तैयार किया जाता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आओ मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ की पूरी लिस्ट है। ये यहाँ पर बात की जा रही है 2024 की रैंक और 2023 की रैंक। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की पिछले साल जो रैंक थी, पिछले साल इस जो ये रैंकिंग आती है हर साल आती है लिस्ट, तो पिछले साल की लिस्ट में इस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रैंकिंग 251 से लेकर 300 के बीच में थी, लेकिन 2024 में ये रैंकिंग इंप्रूव हो चुकी है 201 से लेकर 250 के बीच में। ऐसे यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है इस लिस्ट में वो है अन्ना यूनिवर्सिटी, तीसरी है जामिया मिलिया इस्लामिया,
चौथी है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और पांचवी है शुलिनी यूनिवर्सिटी। तो टॉप की 5 ध्यान रख सकते हो वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इनको अच्छे से देखोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं हर एक यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होती हुई नजर आई है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी रैंकिंग थोड़ा सा डाउन गई है, लेकिन कुछ की इंप्रूव हुई है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने कहीं ना कहीं पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार इंप्रूव किया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि ये जो IISc भी है, इसकी रैंकिंग तो 251 से 300 के बीच में थी पहले, अभी 201 से लेकर 250 के बीच में, यानी कि टॉप 100 में भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। तो अगर हम पूरे दुनिया के लेवल में टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो उस टॉप यूनिवर्सिटी का इंडेक्स देखोगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे नंबर 1 पर, यानी इस पूरी लिस्ट में नंबर 1 पर है यूके की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, इसको रैंक 1 दी गई है। देन यूएस की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसकी रैंक 2 है। फिर उसके बाद में थर्ड है MIT यूएस का, अगेन यहाँ पे यूएस की है, थर्ड है। फिर उसके बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अगेन यूएस की यूनिवर्सिटी है, चौथी रैंक। और पांचवी यहाँ पर यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो यूके और यूएस ने अपना पूरा दबदबा बना रखा है टॉप की 10 रैंक पर, ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूएस अमेरिका की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर में। अमेरिका के बाद यहाँ पर आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा और उसके बाद में यहाँ पर चाइना भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ किसकी हैं? USA की, अमेरिका की। ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया का एक और इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस पूरे लिस्ट में पिछले साल भारत की केवल 75 इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, केवल 75। और इस बार यहाँ पर ये बढ़कर 91 हो चुके हैं। 91 यूनिवर्सिटीज़ को अब की बार इस लिस्ट में ऐड किया गया। ये हमारे लिए एक और अचीवमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। अब उसके बाद जैसे मैंने बोला, यूएस की सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें लगभग 169 यूनिवर्सिटीज़ केवल यूएस की हैं इस पूरे 1900 की यूनिवर्सिटी की लिस्ट में। ठीक है, मोस्ट ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन यूएस का है। उसके अलावा यहाँ पर 91 इंस्टीट्यूशंस भारत से आते हैं। और चाइना को हमने क्यों पीछे छोड़ा है? चाइना को हमने पीछे छोड़ा है इन द सेंस ऑफ ये नंबर, ठीक है, या जैसे कि चाइना की केवल 86 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस पूरी लिस्ट में इस बार, तो भारत की 91 है। तो इस केस में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ में देखोगे तो चाइना को ओवरटेक कर चुका है इंडिया। ये बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? अगर आप पूरे एशिया को देखोगे, ठीक है, जैसे अगर हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज बात करेंगे तो एशियन यूनिवर्सिटीज़ का सबसे ज़्यादा दबदबा रहा है इस लिस्ट में। एशिया में इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, ठीक है। तो एशिया की यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा है इस पूरे लिस्ट में, इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट करना है। बहुत सारा इंप्रूवमेंट इन द सेंस, यानी कि जैसे कि अभी यहाँ पे हमारी रैंकिंग जो है वो काफ़ी पीछे है। 200 के बाहर हमारी रैंकिंग आ रही है, जो यानी कि भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है उसकी इस लिस्ट में जो बेसिकली कह सकते हो 200 से नीचे ही रैंकिंग है हमारी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के ऊपर थोड़ा स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, जो कि आने वाले समय पर हो सकती है। रीज़न क्या है? थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएं तो हम ये देख सकते हैं कि जो 5 चीज़ों के बेसिस पर ये लिस्ट तैयार की जाती है, इन 5 चीज़ों में 2 जगह पर केवल रिसर्च के ऊपर फोकस किया गया है, रिसर्च एनवायरनमेंट और रिसर्च क्वालिटी। और आपको पता है कि भारत कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च एंड इनोवेशंस में काफ़ी पीछे है। लेकिन पिछले कुछ समय से धीरे धीरे हम लोगों ने रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च करना शुरू किया है। नहीं तो फिर अभी पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो रिसर्च के ऊपर ज़्यादा कोई फोकस नहीं था। तो इसका इम्पैक्ट भी सीधा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन आने वाले समय पर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो अपनी रैंकिंग्स को इंप्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को इस लिस्ट में लेकर आ सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों यहाँ पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनके नाम ऊपर के ज़रूर ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ जा सकते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस क्लास के जो ई नोट्स हैं वो आप पा सकते हो, यानी कि पूरा लेक्चर काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी कुछ आपको PDF में पढ़ाया जाता है और नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत समय लग जाता है। तो नोट्स का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि सीधा आपको एक PDF दिया जाता है, वो PDF सीधा प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, यानी उस PDF का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो अगर चाहो तो, या फिर अपने पास में सीधा स्टोर करके रखना चाहते हो तो वैसे भी यहाँ पर इसको कर सकते हो। ठीक है, उसको हाईलाइट वगैरह करके रख सकते हो, या फिर सीधा अगर ये भी कुछ नहीं है कि यार बस खाली मुझे किसी भी दिन का PDF उठाना है, पढ़ना है, फिर वापस से डिलीट कर देना है, लेकिन वो PDF डिलीट करने के बाद भी आपके पास रहे, तो उसके लिए यहाँ पर आप ये ग्रुप को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको पेड ग्रुप है, इस पेड ग्रुप में डेली करंट नोट्स PDF वगैरह ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ये जो प्रिंटेबल PDF होता है दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश में होता है। बिल्कुल सादा PDF दिया जाता है जिसका आराम से आप प्रिंट आउट वगैरह निकाल सको। ठीक है, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट से है, वो है 499, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, दोबारा कोई अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है।
एक ही बार में आप इन्वेस्टमेंट करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे उनको अवेल कर सकते हो। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, तो व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर बोल देना कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस मिल जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देखना, सेटिस्फाई अगर आप हो जाते हो कि हाँ मेरे ये हेल्प आ सकता है, देन उसके बाद जाकर अपना वो इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। अब उस बात पर आते हैं जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, कि एक बात मैं आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहता हूँ। सजेशन ये है कि देखो यार, जो हमारा न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर आप किसी भी दिन का उठा लो, जो मेन इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आती हैं, मेन इंपॉर्टेंट खबरें वो 4 से 5 होती हैं, इंक्लूडिंग एडिटोरियल को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारी खबरें पॉलिटिक वाली भी हो जाती हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ हो जाती हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होती हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो रिपीटेडली आती रहती हैं, वो जो न्यूज़ है वो रिपीटेडली आता है, रेगुलर आता रहता है, और मतलब सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो वो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, बार बार वो नज़र में आ ही जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया है कि सर वीडियोज़ में आप थोड़े बहुत और आर्टिकल जो है ऐड कर दो, स्पेशली एडिटोरियल आप ऐड कर सकते हो दूसरी जगह से। तो ऐसा यहाँ पे लोगों का सजेशन है। तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या जैसे हम अभी चल रहे हैं इसमें कुछ और सोर्सेज ऐड करें या ना करें? क्योंकि ऐसे जब मतलब अब 1-2 व्यक्ति कहता है तो मैं इतना नहीं कहता, लेकिन जब मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस जब मैं देखता हूँ कि हाँ यार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये बात को, तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछा जाए। तो आप लोग भी सोच सकते हो क्या दूसरे सोर्सेज को भी इसमें वीडियो के लास्ट में जैसे हमने द हिंदू का डिस्कशन किया वो तो चलता रहेगा, उसके साथ साथ कुछ और सोर्सेज को ऐड करना है। लेकिन जो सोर्सेज मैं ऐड करूँगा या जो भी आर्टिकल्स मैं आगे ऐड करूँगा वो आर्टिकल्स वही होंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको पता है मैं फालतू चीज़ें कोई ऐसे ऐड करता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अपना जो भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बता सकते हो। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो आज का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है और लॉ कमीशन ने यहाँ पर स्पेशली पोक्सो एक्ट को लेकर बात की है। पहले ये समझो पोक्सो एक्ट है क्या। यह है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। एक ऐसा एक्ट है जो कि यहाँ पर बच्चों को, स्पेशली जिनकी उम्र 18 से कम उम्र है वो बच्चे ही हैं, ठीक है। अब उन बच्चों में यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो एक्ट है ये बेसिकली एक जेंडरल न्यूट्रल एक्ट है। यहाँ पर लड़का लड़की में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों को एक समान माना गया है। तो कोई भी हो सकता है, कोई भी विक्टिम हो सकता है इस सेक्सुअल ऑफेंस का, ठीक है। तो इस ऑफेंस से बच्चे को बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये जो पोक्सो एक्ट है ये इसको लेकर आया गया था। लेकिन यहीं पर पोक्सो एक्ट में एक चीज़ आती है कंसेंट वाली, जिसमें यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जैसे पोक्सो एक्ट के तहत अगर किसी का कंसेंट था, ठीक है, सहमति थी, तो उस वाले कानून को अलग कर दिया जाएगा, उस वाले बेसिकली अपराध को अलग कर दिया जाएगा जिसमें सहमति थी। सहमति से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है, कंसेंट से ये सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे पिछले समय पर कुछ कह सकते हो कि कोर्ट के लॉज वगैरह हैं, ऑर्डर्स भी है, जहाँ पर स्पेशल फोकस ये किया गया कि जो ये कंसेंट है ना, कंसेंट की उम्र कम कर देनी चाहिए। यानी कि जो कंसेंट वाली एज है इसको और ज़्यादा कम कर देना चाहिए। यानी कम उम्र का भी अगर कोई कंसेंट है, सहमति के साथ में अगर कुछ हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर उसको अलग कर दिया जाएगा उस केस को। तो ये एक स्पेशल फोकस था। लेकिन लॉ कमीशन यहाँ पर ये बोलता है कि जो आप कंसेंट की जो ये उम्र कम कर रहे हो इस पोक्सो एक्ट के तहत, ये सही नहीं है, ये हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। ये बात यहाँ पर इस न्यूज़ में मेंशन की जा रही है। तो न्यूज़ यही है। पहले क्या हुआ कि हमारी 22वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है। ध्यान रखना, जो 22वां लॉ कमीशन है इसको कौन हेड कर रहे हैं, हमारे एक रिटायर्ड जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी, ये यहाँ पर इसको हेड कर रहे हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, नंबर 283 रिपोर्ट का नंबर है, और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है हमारी लॉ मिनिस्ट्री को। 27 सितंबर को ये रिपोर्ट दी गई थी। बाद में इस रिपोर्ट को वेबसाइट पर 29 सितंबर को डाला गया, यानी कि कल के दिन ये रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दी गई, जिसकी वजह से आज बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स डल रहे हैं। तो रिपोर्ट के अंदर लॉ पैनल ने स्पेशल फोकस किया है कि जो भैया अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है, पोक्सो एक्ट के अंदर में जो ये कंसेंट की एज कम करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, पहली चीज़ तो वो नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज़, हमें पोक्सो एक्ट को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत कर देना चाहिए। अगर कोई भी केस निकल कर आता है तो तुरंत ही न्याय दिया जा सके बच्चे को जिसके साथ में यहाँ पर ये हरकतें हुई हैं, ये सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। तो कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो दोस्तों, हुआ कर रहा है ना, जो ये पूरा पोक्सो एक्ट है ये बहुत सारी चुनौतियां फेस कर रहा है। भले ही हमारे पास में कानून है, कानून हमारे पास में हर चीज़ को लेकर है, लेकिन उसको लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा ही सिमिलर कंडीशन पोक्सो एक्ट के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। क्या केस है, आगे थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ये आर्टिकल आज के हमारे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में ही पब्लिश हुआ है, आप सर्च करोगे दोनों जगह पर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे। देखो, एग्जाम में ये आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा, आपको ही पता है। यहाँ से कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, गारंटी है,
लेकिन क्या आएगा, इस आर्टिकल को उठाकर आपने अपने स्टैटिक सिलेबस से लिंक करना है, बैकग्राउंड डेटा पढ़ना है। बैकग्राउंड क्या होगा, वो होगा पोक्सो एक्ट। पोक्सो की बेसिक इन्फॉर्मेशन, पोक्सो में क्या चैलेंजेस हैं, आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि भाई ये जो एक्ट हमारे पास है फिर भी इसमें क्या दिक्कत है, हम क्यों नहीं लागू कर पा रहे सही से, या क्यों नहीं चला पा रहे। तो इसको लेकर क्वेश्चंस आपसे कहीं भी बन सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू स्टेज हो। ठीक है, आओ बेसिक समझते हैं पोक्सो एक्ट क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है। इस एक्ट को लेकर आया गया था 14 नवंबर 2012 में। इसको लाने का मेन मकसद क्या था, बच्चे को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना, जो भी यहाँ पर ये अपराध हैं उनसे यहाँ पर बच्चे को बचाना। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये भले ही हम 2012 में लेकर आए हो, उससे पहले 1992 के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी जो यूएन कन्वेंशन था राइट्स ऑफ द चाइल्ड को लेकर, उसको हमने अप्रूवल दे दिया था, जो अगेन बच्चों के हक की बात करता है। इस एग्रीमेंट को हमने अप्रूवल दिया था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि बिल्कुल बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए एक एक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद पोक्सो एक्ट लेकर आए। इस पोक्सो एक्ट का जो मेन एम है, स्पेशल लॉ का, वो क्या है, जो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है या सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, उसको यहाँ पर जो भी बच्चे के प्रति बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको यहाँ पर रोकने का काम करना। ठीक है, और इसी के ऊपर इसका एक मेन फोकस है कि यानी यौन अपराधों से बच्चों को बचाना। सिंपल सी बात है। अब आगे आते हैं, ये जो एक्ट है ये क्या डिफाइन करता है। ये एक्ट ये बोलता है कि एक बच्चा वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक है, अगर यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ में इस प्रकार का कोई यौन अपराध होता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो ये एक्ट कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अपराधी होगा उसको हार्ड पनिशमेंट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं उस अपराधी को जल्द से जल्द, ये जिस तरीके का अपराध है उसके बेसिस पे उसको पनिशमेंट देने की बात करता है। तो ये जो पूरा कानून है, इस कानून को जब 2012 में हम लेकर आ गए थे, धीरे धीरे हमने लागू किया। फिर आगे जाकर हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की सोची। आगे जाके हमने इस कानून को दोबारा से रिव्यू किया, 2019 में इसको अमेंड किया, और अमेंड करने के बाद में ये बोला गया कि भाई इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लेकर आने चाहिए। और हमने इस पूरे पोक्सो एक्ट को कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत कर दिया, बहुत ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट्स ऐड कर दिए, डेथ पेनल्टी तक यहाँ पर ऐड कर दी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत घिनौना क्राइम करता है, सेक्सुअल क्राइम कर सकता है बच्चे के साथ में, तो उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। इसको तक यहाँ पर ऐड कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने इस पोक्सो रूल 2020 को एक अप्रूवल भी दे दिया था। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखो, इसको लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब है तो हमारे पास में कानून है, लेकिन किस तरीके से हम चला रहे हैं उसमें दिक्कतें हैं। बताऊंगा आगे, थोड़ा देर वेट करो। अब यहाँ पे बात ये भी होती है कि इस पोक्सो एक्ट के कुछ फीचर्स भी हैं। जैसे पहला फीचर कि एक जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल मतलब इस एक्ट ने ये बोला है चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसकी उम्र यहाँ पर 18 से कम है, अगर वो सेक्सुअल अब्यूज़ का विक्टिम बनता है, इस यौन अपराध का यहाँ पर एक विक्टिम बनता है, पीड़ित होता है वो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन दोनों को लेकर ही जस्टिस देने की हम बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि केवल लड़की के लिए ही है, नहीं, लड़के लड़की दोनों के लिए यहाँ पर यह है। बस खाली हमारा मेन मकसद है कि सभी बच्चों के पास में राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, हर बच्चे के पास में हक है यहाँ पर कि बेसिकली इस प्रॉब्लम से यहाँ पर उसको बचाया जा सके। उसके लिए यहाँ पर जो कानून है हमारे पास में एग्जैक्टली देखने को मिलता है। देन उसके बाद में ये तो बस का पहला फीचर। दूसरा फीचर पता है एक बढ़िया चीज़ है, क्या है कि पोक्सो एक्ट के तहत अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो उसके ऊपर जल्दी सुनवाई होने की बात की जाती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन का केस निकल कर आया। अब यहाँ पर क्या होगा कि तेज़ी से सुनवाई करने की बात करते हैं, और तेज़ी से सुनवाई तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप इसमें केस आराम से रजिस्टर कर सकते हो। केस रजिस्टर करने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब सपोज़ यहाँ पर कोई और पर्सन है जिसने यहाँ पर ये अब्यूज़ होता हुआ देखा है, या फिर यहाँ पर उसने अपने सामने देखा है कि भाई इस प्रकार का अपराध हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर केस नहीं दर्ज करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिसने जो कि ज़बरदस्ती अपराध छुपा रहा है ना, उसको भी सज़ा हो सकती है इस पोक्सो एक्ट के तहत। समझ गए? तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर किसी भी अपराध को छुपा पाना। और पहली बात, इसमें रजिस्टर्ड करना आसान है, तो आप आराम से यहाँ पर इस अपराध को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हो। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, इसका एक और फीचर है, क्या है, एक्सप्लेटेड डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी कि इसमें कुछ और चीज़ों को भी ऐड किया गया। फॉर एग्जांपल चाइल्ड पोर्नोग्राफी। दोस्तों आपको पता होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, फिलहाल तो पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करेंगे, इसको स्टोर करना इंडिया में इलीगल है। अपने पास में आप स्टोर करके भी रखते हो तो आप सीधा यहाँ पे पकड़ में आ जाओगे पुलिस की, या फिर आप इन ऐसी चीज़ों को सर्च भी कर दो तो भी यहाँ पर एक पुलिस की पकड़ में आ सकते हो। इसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज इंडिया के अंदर में। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर ऐसा कुछ कोई कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो हमारा एक्ट है पोक्सो एक्ट, उस एक्ट के तहत धर लिया जा सकता है।
अब बात यहाँ पर यह है, ये तो हमने फीचर्स की बात कर ली, भाई किस तरीके से अच्छे से काम कर रहा है ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें क्या हैं कि भाई पोक्सो एक्ट में कुछ चुनौतियाँ हैं। पहली चीज़, इन्वेस्टिगेशन को लेकर कुछ चुनौतियाँ आती हैं। सबसे पहली चुनौतियाँ हैं लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन द पुलिस फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो दोस्तों, ये जो पूरा पोक्सो एक्ट है ना, ये क्या कहता है, हमें यहाँ पर मतलब जो भी बच्चा अफेक्टेड है उस बच्चे को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना, सारा डेटा निकालना, है ना, उसकी प्लेस पर, उसकी जो घर का, बच्चे का जो घर है वहाँ पर जाकर बातचीत करना, उसकी चॉइस की जो प्लेस है वहाँ पर जाके बातचीत करना, ताकि बच्चा खुल के बातचीत कर सके। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तब हो पाएगा जब महिला जाकर बच्चे से बातचीत करे, उसको समझाए, है ना, तो उससे यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बातें अच्छे से हो पाएंगी, खुलकर यहाँ पर जो बच्ची है वो बात कर पाएगी महिला के साथ में। लेकिन कहोगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में पुलिस फोर्स के अंदर में वेमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और आज पता है, इत्तेफाक से इसी आर्टिकल को लेकर एक पूरा एडिटोरियल है, पूरा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। पूरा एडिटोरियल भी मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा वेट करो। तो हमारा जो भी यहाँ पर पुलिस फोर्स है, इनमें अगर आप देखोगे तो केवल और केवल 10% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। बहुत मतलब कह सकते हो पुलिस स्टेशन ज़्यादातर ऐसे हैं जहाँ पर वेमेन स्टाफ है ही नहीं। तो होगा क्या आगे? ठीक है, तो अगेन कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा, बस खाली ऊपर ऊपर से केस को देख लिया जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम जो है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर में कुछ दिक्कत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है ना काफ़ी सारे प्रोविज़न है कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि आप जब तहकीकात कर रहे हो एक पर्टिकुलर केस की, तो वहाँ पे ऑडियो वीडियो ये सारा डेटा भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, ऑडियो वीडियो जो भी यहाँ पर डेटा है वो सब रिकॉर्ड करके रखनी है कुछ एविडेंस के तौर पर। अब यहाँ पर एक केस हुआ, शाफिन मोहम्मद वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2018 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस के अंदर में सुनवाई की और यहाँ पर बोला ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी जो तहकीकात कर रहा है ना, जिसको इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दी गई है, उसकी ड्यूटी है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखे एज अ एविडेंस, ताकि आगे सबूत के तौर पर यहाँ पर उस केस को देखा जा सके। तीसरी जो प्रॉब्लम अगर आप देख पाओगे दोस्तों इंडिया के अंदर पोक्सो एक्ट को लेकर है, वो है फाइलिंग ऑफ चार्जेस के अंदर डिले होना। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे पोक्सो एक्ट है, पोक्सो एक्ट में ये बोला गया है कि भैया अगर कोई भी केस दर्ज होता है तो 1 महीने के अंदर अंदर, क्या 1 महीने के अंदर अंदर जो इन्वेस्टिगेशन इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, क्या ऐसा एग्जैक्टली हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन कभी कभी 1 महीने से बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह कि हमारे पास में प्रॉपर रिसोर्सेज ना होना, प्रॉपर एविडेंसेस ना होना। कभी कभी जो केस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तब भी यहाँ पर हमारे पास में कोई सोल्यूशन आता नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो हमको नज़र आती हैं हमारे पोक्सो एक्ट में। तो पोक्सो एक्ट एग्जैक्टली क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके इश्यूज़ क्या हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। यानी कि एक आर्टिकल को आपने पूरे 360 डिग्री में पकड़ लिया। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, चाहे वो मेंस बने चाहे प्रीलिम्स बने, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। आगे आते हैं, अब बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो अच्छे से सुनना और इसका आंसर लिखकर सबमिट करना। क्वेश्चन यह है, एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसके मेन प्रोविजंस क्या है, मेन प्रावधान क्या है, पहले तो आपको ये बताना है। दूसरा, आपने थोड़ा सा जोर देना है या फिर थोड़ा सा प्रकाश डालना है इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि किस तरीके से यहाँ पर इस कानून को हम लागू कर रहे हैं, इसकी स्थिति क्या है, यह आपने समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि जो हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर आंसर लिख पाएँ। बहुत सारे आंसर्स आते हैं, आपको पता है, ग्रुप के अंदर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है हिंदी में, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण के मुख्य प्रावधानों की जांच करें और इसे कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालें। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। अगर आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी 75,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे ना, तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में पूरा ग्रुप चल रहा है, आप जाकर उसको ज़रूर से विजिट करना। दूसरी बात दोस्तों यहीं पे बोल दे रहा हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। यार हमारा टारगेट डेली बेसिस पे 5000 लाइक्स का होता है, आप पहुँचा देते हो, आज भी आपने पहुँचाना है। आज वीडियो वैसे भी आपका जल्दी आ रहा है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन यहाँ पे भी लॉ पैनल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। तो लॉ पैनल ने रेकमेंड किया है कि भाई EFIR होनी चाहिए।
देखो, एक तो होती है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आपको पता है अगर कोई कंप्लेंट है आपकी तो पुलिस के पास जाकर आप एफआईआर लिखवा सकते हो, लेकिन वो हर केस में नहीं। कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं, कैसे लिखवाई जाती है, पुलिस ना लिखे तो क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिक पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है ई एफआईआर। अब ये ई एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर क्या सिस्टम है, इसके बारे में जो लॉ पैनल है इन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अगेन जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के, यानी कि जो ये न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल है, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया ई एफआईआर के बारे में। मैंने आपको समझाया कि मान लो भाई कोई केस है जहाँ पर एक अपराधी है जिसने कुछ यहाँ पर अपराध किया है, उसको 3 साल की जेल हो रही है, तो उस 3 साल की जेल के तहत यहाँ पर आप कह सकते हो उस वाले केस में कहीं ना कहीं जो ई एफआईआर वगैरह है वो यहाँ पर हम लोग दर्ज करवा सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह भी है कि जो ये ई एफआईआर है इसके ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। तो लॉ पैनल ने ये बोला है कि जो ये ई एफआईआर है ये क्या करेगा, जो भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, कभी कभी क्या होता है जब भी अपराध हो जाता है तो जो पुलिस है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, एफआईआर रजिस्टर करने में काफ़ी सारे डिले करने लगती है, तो वैसा कोई देरी होगी नहीं। हमारे सिटीजन्स के पास में पावर होगी, हमारे सिटीजन सीधा सीधा यहाँ पर जो क्राइम है उसको रियल टाइम में रिपोर्ट कर सकते हैं। भाई अभी अपराध हुआ है, अभी क्राइम हुआ है, तो हमने तुरंत यहाँ पे ऑनलाइन क्या कर दिया, एफआईआर दर्ज करवा दी ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे। तो इससे जल्दी जल्दी हम क्या कर सकेंगे, जो क्राइम है इसको कंट्रोल करने के ऊपर फोकस कर सकेंगे। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लॉ पैनल ने बोला है कि हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, एक सेंट्रलाइज नेशनल पोर्टल बनाएंगे, और उस वेबसाइट पर ही क्या होगा, ये सारे के सारे ई एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा। तो ये बात लॉ पैनल की साइड से बोली गई है। अभी लॉ पैनल क्या है ये भी सब कुछ आगे बताऊंगा। खैर ये मैटर आपको समझ में आएगा कि न्यूज़ क्या है। लेकिन अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो भाई खबर तो केवल इतनी है, इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो अंदर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। आपने अगेन क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डेटा उठाना पड़ेगा, बैकग्राउंड डेटा कवर करना होगा। जैसे सबसे पहले ये एफआईआर एग्जैक्टली क्या होती है पहले ये समझो दोस्तों। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। कौन तैयार करता है, पुलिस वाले तैयार करते हैं। और कौन तैयार करवाता है, भाई एक विक्टिम, भाई एक पीड़ित जिसके साथ में कोई अपराध हुआ है, और वो अपराध कॉग्निजेबल होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पर पुलिस वाला उस अपराधी को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। एक नॉन कॉग्निजेबल होता है, ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल में वारंट चाहिए होता है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट के बिना अरेस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार का अपराध है तो यहाँ पर एक पर्सन जाकर पुलिस वाले के पास में एफआईआर लिखवा सकता है। अब क्या होगा, पुलिस वाला उस एफआईआर को लिखेगा, है ना, उसी को हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। भाई सबसे पहली बार आपने पुलिस को बताया है, तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे पहली बार बोला गया, इसके बारे में सबसे पहली बार रिपोर्टिंग करवाई गई। दैट इज़ वाई इसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये है हम इसको कैसे लॉन्च करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी कंप्लेंट होती है ना, आप इसको पुलिस के साइड में लॉन्च करवा सकते हो। जैसे मतलब कि कोई विक्टिम है जिसके साथ में अपराध हुआ है, या वो हो गया, या उसके बिहाफ में कोई पर्सन हो सकता है एफआईआर करवा सकता है, कोई भी पर्सन उसके बिहाफ में भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टर्म है एफआईआर दोस्तों, इसके बारे में ना ही इंडियन पिनल कोड में और ना ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ना ही आईपीसी में, ना ही सीआरपीसी में मेंशन किया गया है, या बाकी किसी कानून में एफआईआर के बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन जो हमारा पुलिस रेगुलेशंस और रूल्स हैं, ठीक है, पुलिस रेगुलेशंस और रूल्स इन्फॉर्मेशन, इसके अंडर यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी जो है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पर इसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की तरह देखा है। कहने का मतलब है कि जो हमारा सीआरपीसी वाला कानून है पूरा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका जो सेक्शन 154 है, इसको हम कैसे देखते हैं, यहाँ पर आपको पुलिस रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पुलिस रूल्स रेगुलेशंस इन्फॉर्मेशंस, इन सबको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और जो इन सबको रिकॉर्ड किया गया है उसी को हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। वैसे एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो कहीं पर ऐसा एफआईआर के बारे में मेंशन किया नहीं गया है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, समझ गए ना। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एफआईआर कहीं पर मेंशन नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब पुलिस के नियम कानून के हिसाब से बस खाली जो सेक्शन 154 होता है इस सीआरपीसी का, इसके तहत जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग एफआईआर की तरह देख सकते हैं बस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ना 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं एफआईआर के। सबसे पहला होता है जो ये इन्फॉर्मेशन होती है, यानी एफआईआर के अंदर जो आप इन्फॉर्मेशन लिखवाना है वो पुलिस वाले के पास में, वो कहीं ना कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वाले को वारंट भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो आप एफआईआर लिखवाने आते हो, ये रिटिंग में या राइटिंग में यानी लिखित में प्लस ओरली भी आप दे सकते हो। ठीक है, दोनों केसेस पे यहाँ पर दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ एक और इसका एलिमेंट है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पर ये एफआईआर लिखवाने जाओगे
तो जो भी आप डेटा दोगे ना, तो आपका साइन होगा वहाँ पे, प्लस उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर उस कंप्लेंट के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे उनको डेली डायरी के अंदर में रजिस्टर किया जाएगा। तो एफआईआर करवाते वक्त ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर आपने एफआईआर फाइल करवा दिया और एफआईआर फाइल हो गया तो उसके बाद क्या होता है। तो पुलिस वाले जब एफआईआर फाइल कर लेते हैं, लॉज हो जाती है पूरी, तो यहाँ पर वो एक केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं। तो फिर जो सबूत है उसको ढूंढने में लग जाते हैं कि भाई यहाँ पर जो पर्सन है जिसने अपराध किया उसके खिलाफ में सबूत इकट्ठा करेंगे ताकि उस पर्सन को अरेस्ट कर सकें, गिरफ्तार कर सकें। ठीक है। और अगर उनको प्रॉपर सबूत मिल जाते हैं, एविडेंसेस मिल जाते हैं, तो एविडेंस मिलने के बाद में वो सीधा एक चार्जशीट फाइल करते हैं, या फिर कह सकते हो कि एक फाइनल रिपोर्ट आती है। ठीक है, ये एविडेंस मिलने के बाद की बात है। एविडेंस मिल गया तो चार्जशीट तैयार होने लगती है। और अगर मान लो यहाँ पर एविडेंस नहीं मिला, या फिर मान लो उस व्यक्ति ने अपराध ही नहीं किया था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो उसका कोई ऑफेंस नहीं था, ठीक है, तो क्या होगा, एक कैंसिलेशन रिपोर्ट को भी फाइल किया जाता है। और सपोज़ यहाँ पर जो एक्यूज पर्सन था जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था वो मिल ही नहीं पा रहा, वो उसको हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसके लिए अनट्रेस रिपोर्ट फाइल की जाती है आगे। या फिर मान लो यहाँ पर जो कोर्ट है, कोर्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से अग्री नहीं करता कि भाई जो भी इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस वाले ने वो सही नहीं है, हाँ कोर्ट अग्री नहीं कर रहा है, तो इसके लिए इसके बाद क्या होगा, वो आगे फर्दर और डिटेल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। तो एफआईआर फाइल होने के बाद में ये सारे काम किए जाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि मान लो हम एफआईआर लिखवाने गए लेकिन पुलिस वाले ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये समझा दूँ आपको। तो इसके लिए हमारे सीआरपीसी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमारा जो सीआरपीसी है इसका जो सेक्शन 154 क्लॉज 3 है, इसके तहत अगर देखोगे कि मान लो कोई भी पर्सन है जिसको पुलिस वाले ने मना कर दिया कि मैं यार एफआईआर नहीं लिखूंगा, तो वो व्यक्ति क्या है, अपनी कंप्लेंट को सीधा सेंड कर सकता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में। ठीक है, तो अगर वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई कंप्लेंट सही है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बेसिस पर कंप्लेंट है, तब वो आगे यहाँ पर जो केस उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करेगा, एक इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करेगा, तब जाके आगे केस को इन्वेस्टिगेट किया जा सकेगा। और एक दूसरा केस भी है, अगर मान लो आपका एफआईआर रजिस्टर्ड तब भी नहीं होता है, तो जो भी यहाँ पर पर्सन है जो एफआईआर रजिस्टर करवाने आया था, कंप्लेंट करने आया था, वो यहाँ पर कोर्ट के पास जा सकता है। और कोर्ट के पास जाने के बाद में अगर मान लो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ये एक कंप्लेंट है और कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत है, तो कोर्ट एक डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को कि भाई आप एफआईआर रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करो। अब दोस्तों यहीं पर एक और चीज़ आती है कि ज़ीरो एफआईआर क्या होता है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जो कि पिछले कुछ समय पर न्यूज़ में बना रहा था, ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था, याद आ रहा होगा। तो जब एक पुलिस स्टेशन, सपोज़ यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है कहीं पर, उसके पास में एक कंप्लेंट आती है, ठीक है, अब जो कंप्लेंट आई है उसके पास में किसी अपराध की, वो अपराध दूसरे पुलिस स्टेशन के अंडर में हुआ था। सपोज़ यहाँ पे कहीं और कोई दूसरा पुलिस स्टेशन है, वहीं आसपास अपराध हुआ था, तो वो अपराध की कंप्लेंट उस पुलिस स्टेशन में जानी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से दूसरे जगह के पुलिस स्टेशन में आ गई, तो क्या होगा, तो जिस पुलिस स्टेशन में वो जो कंप्लेंट आई है दोस्तों, वो पुलिस वाले क्या करेंगे, उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देंगे उस नॉर्मल पुलिस स्टेशन पे जहां आसपास कंप्लेंट जानी चाहिए थी। इसी को हम लोग ज़ीरो एफआईआर का नाम देते हैं। समझ गए, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो ज़ीरो एफआईआर के बाद में जो पुलिस स्टेशन है वो रजिस्टर करते हैं एक फ्रेश एफआईआर, और फ्रेश एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में सीधा यहाँ पे कह सकते हो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है उस पुलिस स्टेशन के अंदर जिसके आसपास से कंप्लेंट्स आई थी। ठीक है, यानी कि उस कंप्लेंट को वापस उसी जगह पर भेज दिया गया। सिंपल सी बात है, ज़ीरो एफआईआर समझ में आ गया। आगे आते हैं। अब 2 ऑफेंस होते हैं, इस ऑफेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहाँ पे जो पुलिस है वो एक पर्सन को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, ऐसे अपराध होते हैं वो। फिर एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जो ऑफेंस होता है यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के पास में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी पर्सन को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकें, तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मतलब ये मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बात ये आती है कि सर सब कुछ पढ़ लिया, अब ये EFIR क्या है, अभी तक ये हमने बेसिक से नहीं जाना। EFIR क्या है तो ये बताओ। तो EFIR को पढ़ने के लिए ही मैंने आपको थोड़ा सा FIR के बारे में समझाया था, क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको पूरा बेस क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है, बेसिक्स पता है, बिल्कुल स्टैटिक पता है, तब आप यहाँ पे करंट को भी समझ पाओगे। तो FIR के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब देखो EFIR भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये जो EFIR है ये बेसिकली हमारे FIR का ही एक डिजिटल वर्जन हो जाता है। भाई अब आपको पुलिस के पास में ऐसे जाकर लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ये डिजिटल वर्जन हो गया है। आप इसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी फिजिकली विजिट करे, ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, आपने केवल ऑनलाइन जो FIR है वो रजिस्टर करवा दी है। आगे आते हैं।
अब ये जो रिकमेंडेशन दिए हैं, चाहे वो पोक्सो एक्ट को लेकर हो, चाहे वो एफआईआर को लेकर हो, ये रिकमेंडेशंस किसने दिए हैं? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं। तो अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी जानेंगे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ से भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो इस बॉडी को हमारी सरकार ने बनाया था। सरकार यहाँ पे टाइम टू टाइम इसको बनाती हुई चलती है। जो पहला लॉ कमीशन बैठाया गया था, ये मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का, यानी भारत की देश की आज़ादी के बाद में जो लॉ कमीशन, जो पहला लॉ कमीशन बना था देश की आज़ादी के बाद में, वो 1955 में बनाया गया था। 3 साल के लिए यहाँ पर वो कमीशन चला। फिर उसके बाद बार बार मैंने बोला ना कि हर कुछ साल बाद यहाँ पर जो एक कमीशन है वो बनता है, वो सरकार बनाती है। तो पहला लॉ कमीशन जो एस्टेब्लिश किया गया था देश की आज़ादी के बाद में, वो 1955 में किया गया था। वैसे अगर देश की आज़ादी से पहले की बात करें, वो पहला लॉ कमीशन वो एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश एरा के समय पर 1834 में, एक चार्टर के माध्यम से, जो 1833 का चार्टर था उसके माध्यम से। और जो देश की आज़ादी से पहले वाला लॉ कमीशन था उसको लॉर्ड मैकले ने चेयर किया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव की कि ये लॉ कमीशन हम बनाते क्यों हैं। दोस्तों, ये जो कमीशन है इसका मेन काम होता है एडवाइस देने का। जो हमारी मंत्रालय है लॉ एंड जस्टिस का, उनको एडवाइस करना अलग अलग चीज़ों को लेकर। लॉ कमीशन का मेन काम होता है जो हमारे पास में ऑलरेडी कानून है उसके ऊपर रिसर्च करना। जो हमारे पास में ऑलरेडी कानून अवेलेबल हैं उनको रिव्यू करना कि भाई यहाँ पे कोई सुधार की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो सारा काम यहाँ पे लॉ कमीशन को होता है। जब ये कमीशन बनता है तो उस कमीशन में कितने लोग होते हैं, इसका कॉम्पोजिशन ध्यान रखना। दोस्तों, यहाँ पे एक तो होता है फुल टाइम चेयरपर्सन, उस चेयरपर्सन के अलावा भी कुछ होते हैं। चेयरपर्सन को हटा दो तो इस कमीशन के अंदर में आपको 4 फुल टाइम मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर एक मेंबर सेक्रेटरी भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज इन द लॉ मिनिस्ट्री, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसी कमीशन के। प्लस इस बॉडी के अंदर में पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। ये तो मैंने आपको फुल टाइम मेंबर बता दिए। अब बोला जाता है कि 5 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते, यानी 5 के आसपास या 5 से कम पार्ट टाइम मेंबर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, क्वेश्चन यह है कि इस कमीशन को हेड कौन करता है। तो हेड करने के लिए यहाँ पर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, वो यहाँ पर इस कमीशन को हेड करेंगे। तो ये लॉ कमीशन के बारे में बेसिक डेटा दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। ना आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत ने कहीं ना कहीं जो रिच नेशंस उनको सलाम किया है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। क्या मैटर है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये आर्टिकल, तो ध्यान से इसको सुनते हुए चलना, बेसिक चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। दोस्तों, हो क्या रहा है कि आपको पता होगा हर साल ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग चलती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग होती है वो बेसिकली यहाँ पर एनवायरमेंट को लेकर डिस्कशन करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हम कैसे रोक सकते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया भर में उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारे डिस्कशंस यहाँ पे ऐसे कवर किए जाते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग में। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वीं मीटिंग हुई थी वो पिछले साल हुई थी नवंबर के महीने में। क्या मुझे कोई बता सकता है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 वाली मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, जो पिछले साल नवंबर में हुई थी। अब इस साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की मीटिंग होगी, अगेन ये भी नवंबर में होगी, साल के अंत में होगी, लेकिन ये वाली दुबई में होगी। ये तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, बात ये की जा रही है कि अब की बार की मीटिंग में एक और मुद्दा उठाया जाएगा। भारत कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनको शुरू से ही यहाँ पर बोलता हुआ आया है, और इस बार फिर से हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि यार प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों के ऊपर, यानी जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री यानी कि जो कि अभी के समय पर काम कर रही हैं, लगातार यहाँ पर डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। लगातार पोल्यूशन हो रहा है वहाँ से, तो ज़्यादातर आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ बेसिकली जो वेस्टर्न नेशंस हैं, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इन्होंने खूब दबा के पोल्यूशन किया अपने इतिहास में, उसके बाद जाके आज इनका सिनेरियो ऐसा हो पाया है। ये कंट्रीज़ अब क्या कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर जोर दे रही हैं कि भाई आप प्रदूषण मत करो, लेकिन अपना इतिहास नहीं देख रही हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हम भी प्रदूषण करके ही पहुँचे। इवन अमेरिका आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है, ठीक है। उसके बावजूद ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो इंडिया का कहना यह है कि ठीक है आप यहाँ पर कर सकते हो ऐसा, लेकिन ध्यान ये रखा जाए कि आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब चाहते हैं कि भाई देखो जो पोल्यूशन है इसको रोक दिया जाए, इसको कंट्रोल कर लिया जाए। अब कंट्रोल करने के लिए जैसे कोई डेवलपिंग कंट्री है उसके पास में इंडस्ट्रीज़ है, कोई ज़्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर वो नई टेक्नोलॉजी लेकर चलते भी हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा खर्च अगर करेंगे तो भाई कहाँ पर, मतलब जो उनकी इंडस्ट्री चल रही है वहाँ पे लगाएंगे पैसा या नई नई टेक्नोलॉजी पे लगाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। तो क्लाइमेट चेंज की तरफ आज के समय पर सब कहने की बात है और देख कोई नहीं रहा है, सबसे बड़ी चीज़। तो इसमें इंडिया ने बोला जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ये अमीर देश हैं, ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कैसे कर सकते हैं भाई, इनको एक फ़ंड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, एक अमाउंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और केवल अमाउंट ही नहीं, ये इन बड़ी कंट्रीज़ की, इन जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करें, सपोर्ट करें, पैसों का सपोर्ट, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें हमें, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग का सपोर्ट, इस तरीके का सपोर्ट दे सकते हैं। अगर सपोर्ट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम एमिशंस को कम कर सकेंगे। तो इंडिया ने इसी मुद्दे को यहाँ पर उठाया है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। और यहीं पर ना दोस्तों एक बात की जा रही है ग्लोबल स्टॉक टेक की। अब ये ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। ये 2 साल का यूनाइटेड नेशन एक रिव्यू है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो जो दुनिया भर का प्रोग्रेस है कि हमने कितना पोल्यूशन कंट्रोल किया है, वो प्रोग्रेस हमारा कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। और वो सारे जो प्रोग्रेस की जितना भी हुआ होगा पिछले 1 साल में या पिछले कुछ समय पर, वो सब कुछ डिस्कशन हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 28 की मीटिंग में होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की जो मीटिंग है वो इस साल होने वाली है, जैसे मैंने बोला साल के अंत में, ठीक है। तो उस समय पर भी डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जो ग्लोबल स्टॉक टेक की हम बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली क्या है दोस्तों। ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है ना, ये एक रिव्यू मैकेनिज्म है। इसको हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत बनाया था। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उस एग्रीमेंट के तहत क्या फोकस किया गया था कि भाई सभी कंट्रीज़ मिलकर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करेंगी। तो उसके दौरान यहाँ पर ग्लोबल स्टॉक टेक को बनाया गया। इस स्टॉक टेक का मेन काम क्या है कि भाई रिव्यू करना कि कितना अच्छे से सारा काम हो रहा है। तो इस स्टॉक टेक यहाँ पर जो पूरी बॉडी है ये हर 5 साल में कह सकते हो तैयार की जाती है। तो जो पहला स्टॉक टेक यहाँ पर इसका तैयार होगा वो अब की बार होगा, क्योंकि 2015 में हम लोगों ने इसको तैयार किया था। उसके बाद कुछ ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस यहाँ पे हो नहीं पाए, ठीक है, कोविड की वजह से भी हम लोग रुक गए। तो ये जो स्टॉक टेक है ये हर 5 साल में वैसे आता है। अब की बार कह सकते हो पहला ये जो स्टॉक टेक है इसको शेड्यूल किया गया है कि इसका डिस्कशन होगा अब की बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 28 के मीटिंग में, यानी कि इसी साल के अंत में दुबई में जो मीटिंग होने वाली है वहीं पर जो डिस्कशंस है वो होंगे। वहीं पे हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली हमने किस तरीके से इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। इस स्टॉक टेक को, इस बॉडी को हमने डिज़ाइन इसलिए किया है कि हम लोग जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा सकें, उनको रखा जा सके, ठीक है। उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एंकरेज कर सके कि जो क्लाइमेट एम्बिशंस हैं आप थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भी फोकस करो। भाई क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें काम करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। इसी पर्टिकुलर बेसिस पर उस बॉडी को तैयार किया गया। जबकि आप देख पाओगे बहुत सारे देश ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आज के समय पर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से बाहर आ चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, एनडीसी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। तो एनडीसी दोस्तों यहाँ पर दुनिया भर के देशों का एक प्लान है, ठीक है। इस प्लान के माध्यम से वो दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं इस प्लान के तहत। लेकिन क्या प्लान ये काम कर रहा है वाकई में? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं। भाई पेरिस एग्रीमेंट में, यहाँ पर जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, वहाँ पे डिसाइड किया गया था भाई इन जो ये हमारे साल चल रहे हैं ये आने वाले कुछ समय तक हम अपना जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट एनडीसी आने वाला है, जो ये लेटेस्ट एनडीसी यानी दुनिया भर के कंट्रीज़ की प्लानिंग किस तरीके से हो रही है कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, पोल्यूशन से लड़ सकते हैं, तो इस प्रकार का जो ये लेटेस्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो होगा इसको सबमिट किया गया था 2020 में। और अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका जो नेक्स्ट सबमिशन होने वाला है वो 2025 में पब्लिश होगा। उससे पहले कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक टेक है इसका मेन मकसद यह है कि हर एक देश को थोड़ा सा ज़्यादा पुश किया जा सके कि जो ये कंट्रीज़ हैं वो अपने टारगेट सेट कर सकें, टारगेट सेट करके उसको अचीव करने के ऊपर फोकस करें, ठीक है, स्पेशली यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर। तो आर्टिकल ये आपको समझ में आया। लेकिन आप सोच रहे हो यार आर्टिकल काफ़ी बोरियस सा है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब खास नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बोरियत जहाँ पे फील हो जाती है ना एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यूपीएससी ने इसी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016 में। यूपीएससी में 2016 में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या था? एक टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी मैं एनडीसी के बारे में आपको पढ़ा ही रहा था, एनडीसी क्या है। तो एनडीसी को लेकर सवाल पूछा गया कि एनडीसी कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, क्या ये कोई यूरोपियन कंट्री की प्लेज है, शपथ है कि भाई रेफ्यूजीज़ जो होंगे वॉर अफेक्टेड एरिया से उनको यहाँ पर ही शरण देंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी, एनडीसी एक प्लान ऑफ एक्शन है जो कि दुनिया भर की कंट्रीज़ के लिए, दुनिया भर की कंट्रीज़ ने चलाया है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो ये सही है, यहीं पे मैटर खत्म हो जाता है। वैसे आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, लेकिन सही हमारा यही स्टेटमेंट है। क्योंकि एनडीसी का मेन मकसद यही है कि भाई यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज़ का जो ये प्लान ऑफ एक्शन है, जो भी यहाँ पर तरीका है क्लाइमेट चेंज से लड़ना, उसकी बात करता है। समझ गए? तो इस तरीके का यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। खैर आर्टिकल में इतना दम नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे गए, वो मैंने आपको एनडीसी के बारे में एग्जैक्टली बता दिया। नाउ फाइनली आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन पर आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल डिस्कशन में। तो एडिटोरियल में हमारे पास में 3 रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं। इन 3 में से 2 के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे। एक ये वाला जो आर्टिकल है अफ्स्पा वाला, ठीक है। अफ्स्पा को लेकर काफ़ी बवाल हुआ है। आप प्लीज़ परसों वाला मेरा वीडियो देख सकते हो। परसों वाले वीडियो में मैंने बिल्कुल यही चीज़ें डिस्कस की हैं जो आज के इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। लेकिन
आज हमारा सबसे पहला एडिटोरियल होने वाला है ये वाला, पुश फॉर मोर वेमेन दिस टाइम इन द पुलिस। जो हमारे पुलिस हैं, ठीक है, इन पुलिस वाले सेक्टर में अगर आप देखोगे तो महिलाओं का बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है या बहुत कम संख्या में महिलाएं हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जा रही है। दूसरा ट्रबल वाटर, यानी कि चाइना और फिलीपीन के टेंशन्स के बारे में, तो ये भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल आपको दिख रहा है, R.K. विज साहब ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक्स है। जो इस पूरे एडिटोरियल के सारे पॉइंट्स है वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दें, ताकि आप लोग कुछ नोट डाउन करना चाहो या PDF में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इससे बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सकता है। तो इस एडिटोरियल को क्यों लिखा गया, राइटर का कहना यह है कि अगर आप भारत के अलग अलग राज्य देखोगे तो वहाँ पर जिस तरीके से महिला पुलिस फोर्स में होनी चाहिए थी वैसा नहीं है। अब उसी चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है। तो इसको लेकर उन्होंने बोला कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। जैसे पिछले कुछ समय पर वेमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आया गया। अब वेमेन रिजर्वेशन बिल के तहत आपको दोस्तों पता है कि पार्लियामेंट के अंदर में कुछ आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को। लगभग 33% के आसपास जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी इस रिजर्वेशन बिल के माध्यम से। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 128th अमेंडमेंट बिल है, इसको पास कर दिया गया है। हमारे राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से ये पास हो चुका है। तो ये जो बिल है, ये बिल 1/3 सीट्स देगा लोकसभा के अंदर में, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में, हर एक राज्य की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, प्लस हमारा दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, वहाँ पर भी तो महिलाओं के लिए अलग से सीट्स रिजर्व हो जाएंगी इस वेमेन रिजर्वेशन बिल के तहत। ये तो आपको पता है। ये रिजर्वेशन आगे आने वाले 15 सालों तक यहाँ पर महिला के लिए रहने वाला है। अब बात यहाँ पर ये है, इसी रिजर्वेशन में कुछ और, जैसे हमारी ऑलरेडी सीट्स SC के लिए ST के लिए रिजर्व है, तो उसमें भी यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन का सेक्टर देखने को मिला है। तो राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेंगे, उनमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पहले बहुत कम हुआ करता था। जैसे साल 1952 में अगर आप देखोगे, जो पहला लोकसभा बैठा था, उस पहले लोकसभा में महिला का जो रिप्रेजेंटेशन था वो केवल 4.9% था, ठीक है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन केवल 4.9% था, जबकि आज के समय पर ये इंप्रूव हो चुका है। आज अगर आप लोकसभा में देखोगे तो 14.4% हमारी महिलाएं हैं। हमें ये प्रेजेंटेशन बढ़ाना है। हमें ये 14.4 से बढ़ाकर इसको 33% करना है, और 33% करने के लिए ही यहाँ पर ये वेमेन रिजर्वेशन बिल रिसेंटली पास किया गया है। सिंपल सी बात है। तो राइटर बोलता है बहुत अच्छा हुआ, यानी ये जो अमेंडमेंट हम लेकर आए, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि महिलाओं को पॉलिसी मेकिंग के सेक्टर में लेकर आना, क्योंकि पार्लियामेंट से कानून बन रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब ये रिप्रेजेंटेशन कब आएगा, मतलब ये जो जैसे अब बिल वगैरह पास हो चुका है, बिल कब से लागू होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। अब 2029 से लागू होगा क्या पता, या 2026 से लागू होगा, अभी इसके बारे में कोई ज़्यादा डेटा नहीं है, जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जनगणना आनी बाकी है 2021 की, अभी डिलिमिटेशन होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, ठीक है, सीट्स चेंज होंगी, जनगणना होगी, उसके बाद यहाँ पर किस हिसाब से रिजर्वेशन किया जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन राइटर कहते हैं कि ठीक है, हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हमने बढ़िया कदम उठाया, भले ही देर से हुआ लेकिन हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने तो चलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है यहाँ पर तो महिलाओं की संख्या बढ़ा दी, अब थोड़ा सा पुलिस फोर्स के ऊपर भी ध्यान दो। हमारे देश के अंदर में जो पुलिस फोर्सेस है वहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पर 30 से लेकर 33% पुलिस की नौकरियाँ खाली पड़ी हैं, जहाँ पे महिलाओं का एक रिक्रूटमेंट होना चाहिए था, वो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी है, ठीक है। हमारी स्टेट की आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर में 10% के आसपास मतलब कोई रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिला है। कुछ स्टेट्स में रिजर्वेशन प्रॉपर है, कुछ स्टेट्स में रिजर्वेशन नहीं है। अब राइटर ये बोलते हैं कि जो महिलाएं हैं जनरली इनको रिक्रूट करना चाहिए था, वैकेंसीज जो खाली पड़ी हैं वो भरनी चाहिए थी, लेकिन वो वैकेंसीज भरी नहीं गई हैं। ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि हमारे पास में कुछ डेटा है। राइटर ने फिर डेटा दिया, डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डेटा है, कह सकते हो ये एक पब्लिकेशन है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इस डेटा में साफ साफ यहाँ पर यह दिखाया गया है कि अगर आप अलग अलग राज्यों की, हमारे भारत के अलग अलग राज्यों की पुलिस को देखोगे, पुलिस स्ट्रेंथ को देखोगे, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी कि पहले के कंपैरिजन में जो स्टेट पुलिस है यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा तो बढ़ा है, लेकिन जिस लेवल पर बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2017 में जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, पुलिस फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ थी अलग अलग राज्यों में, वो लगभग 19.26 लाख के आसपास थी, जो कि 2021 में, क्योंकि ये तो 2017 में थी और 2021 में ये बढ़कर 20.70 लाख हो गई थी। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर बढ़ा है, पुलिस स्ट्रेंथ यहाँ पर इंप्रूव हुई है। लेकिन केवल पुलिस स्ट्रेंथ इंप्रूव होने से काम नहीं होगा, यहाँ पे महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है ये मैटर करता है। और
यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टेट पुलिस फोर्स में, अब बात करेंगे वेमेन रिप्रेजेंटेशन का, तो वेमेन रिप्रेजेंटेशन का, तो यहाँ पर भी 2017 और 2021 का डेटा देखोगे तो पहले 7.28% के आसपास महिलाएं थी, अभी बढ़कर 4.47% हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं वो वैकेंसीज़ भी हमने भरनी थी, जो अभी रह गई हैं भरने से। ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। अब इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि ऐसे आप पिछले कई सारे सालों का डेटा देखोगे तो उन डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चलता है कि कुछ राज्य भारत के अंदर में, फॉर एग्जांपल केरला हो गया, मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, इन स्टेट्स के अंदर में महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है पुलिस में। अब पुलिस में रिजर्वेशन ना होने के बावजूद भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इन राज्य में, स्पेशली पुलिस फोर्स के अंदर में, वो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिहार की बात करोगे तो बिहार जो राज्य है ना, ये 35% रिजर्वेशन देता है महिलाओं को पुलिस फोर्स के अंदर में, और 3% देता है बैकवर्ड कास्ट वेमेन को। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल नंबर में महिलाएं हैं फोर्स के अंदर में वो केवल 17.4% है, तो रिजर्वेशन होने के बावजूद भी बहुत कम है। समझ गए? तो जबकि केरला, मिजोरम, गोवा जैसे स्टेट जो हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन ना होने के बावजूद भी यहाँ पे 6 से लेकर 11% के आसपास रिप्रेजेंटेशन है। ये बात यहाँ पर राइटर ने बताया। अब बात करना है चंडीगढ़ की, तो पूरे भारत में चंडीगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है पुलिस फोर्स में। अगर आप परसेंटेज देखोगे तो लगभग 22% महिलाएं आपको चंडीगढ़ के पुलिस में देखने को मिल जाती हैं। और सबसे कम रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं का केवल और केवल 3.3% के आसपास रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसका कोई भी यहाँ पर प्रॉपर रिजर्वेशन का जो डेटा है हमारे पास में नहीं है। ठीक है, खैर जो भी 20% वैकेंसीज थी कांस्टेबल्स की वो भर दी गई हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो हमारा गृह मंत्रालय है, हमारे गृह मंत्रालय ने लगातार हमारी राज्य सरकारों के ऊपर जोर दिया है, राज्य सरकारों से बोला है, किस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि भाई आप पुलिस फोर्स के अंदर में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करो। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हर एक राज्य में परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है जो कि चयन करता है, जो यहाँ पर पुलिस वालों को रिक्रूटमेंट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे कई सारी जगह पर ये बोर्ड्स नहीं है, या कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने शुरू से यहाँ पर जोर दिया है किस चीज़ को लेकर कि हमें रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ करना है। अगर आप इतिहास देखोगे तो नो डाउट इतिहास के कंपैरिजन में ये इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हमें ये इंप्रूवमेंट और चाहिए, क्योंकि हम कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं जहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो गलती है। अब राइटर ने ये बताया कि भाई आप क्राइम डेटा देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के थ्रू जो क्राइम किए जा रहे हैं उसको लेकर भी डेटा है, तो वहाँ पर महिलाओं का जो क्राइम हो रहा है वो संख्या भी ज़्यादा है। उसको हैंडल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है पुलिस में हम लोगों को महिलाओं की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल राइटर ये बोलते हैं कि जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज बनाती हैं। अब जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का दोस्तों एक डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का आपने बारे में सुना होगा, ये हर साल डेटा पब्लिश करती है कि भाई इस साल कितना अपराध हुए हैं, कौन कौन से अपराध हुए हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, सारा डेटा एनसीआरबी का आता है। तो उन्होंने ये बोला कि आईपीसी के तहत 10% जो टोटल क्राइम कमिट करे गए वेमेन के अगेंस्ट में, और 5.3% जो टोटल अरेस्टेड पर्सन थे 2021 में वो महिलाएं थी। तो कई सारी महिलाओं को यहाँ पे क्राइम में अरेस्ट भी किया गया है। तो जो महिलाएं जो क्राइम कर रही हैं, ठीक है, क्राइम उनसे हुआ है, उनकी जो अरेस्ट होने की संख्या है वो ज़्यादा है, लेकिन इतनी सारी महिलाओं को डील करने के लिए जो महिला फोर्स होनी चाहिए थी पुलिस के अंदर में वो कम है। तो उसी का इम्प्रूवमेंट के बारे में राइटर बोलते हैं कि आज के समय में हमें तो यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर चलना है भाई, चाहे वो पोक्सो एक्ट हो जाए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसने भी कहीं ना कहीं महिलाओं का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, बट हम फोकस कर ही नहीं रहे कि पुलिस फोर्स में इनका इंप्रूवमेंट किया जाए। ऑब्वियस सी बात है जब पुलिस फोर्स होगी नहीं तो ये जो एक्ट हैं इनमें ढील छूट जाएगी। जैसा भी मैंने आपको पोक्सो के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ाया, मैंने बताया पोक्सो में क्या दिक्कतें हैं। मेन दिक्कत यही है कि भाई यहाँ पर सही से उसको लागू नहीं कर रहे हैं, लॉज होने के बाद भी इस चक्कर में लोगों को न्याय प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जल्दी नहीं मिल पाता है। समझ गए? तो ये प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसका राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि देखो जो एफर्ट्स हमें क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए ये आपको समझाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो वे फॉरवर्ड यहाँ पे राइटर ने दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। पुलिस जो सब्जेक्ट है ना ये स्टेट के अंदर में आता है, सबको पता है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर में 7th शेड्यूल के अंदर में अलग अलग लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स होते हैं वहाँ पे राज्य सरकार सारे कानून बनाती है, तो पुलिस भी स्टेट लिस्ट में आता है।
तो यहाँ पर ना बार बार फोकस किया गया पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर। हमने पढ़ते भी आपको पता होगा कि भाई जो ये पुलिस है इसके अंदर, इन फोर्सेस के अंदर में एक सुधार किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ पैसे का सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना शुरू किया 2018-19 में। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कुछ फंड्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए और फंड्स प्रोवाइड करवा के इन राज्य सरकारों से बोला कि भाई आप पुलिस में रिफॉर्म्स करने की कोशिश करो, सुधार करने की कोशिश करो। तो कोशिश यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से की गई है, फंडिंग प्रोवाइड करवाई गई है, लेकिन कदम कहाँ पे नहीं उठ पा रहा है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरा कदम जो हम उठा सकते हैं कि हर एक राज्य में पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड होना चाहिए, परमानेंट बोर्ड होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा बोर्ड नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे जिनके पास में कोई ऐसा बोर्ड ही नहीं है। जब बोर्ड नहीं है तो पुलिस का रिक्रूटमेंट कहाँ से होगा, वहाँ पे वैकेंसीज ऐसी खाली पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन पहली बात बोर्ड को लेकर आना। एक और काम यह है, देखो ये राइटर एक और चीज़ बोलते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने एक स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है स्टेट्स को यहाँ पर एंकरेज किया कि आप विमेन डेस्क, यानी कि जितने भी आपके या राज्य में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर महिलाओं के लिए भी एक टेबल होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी एक डेस्क होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये कि यार डेस्क रखने से क्या होगा, डेस्क खाली पड़ा रहेगा। यहाँ पर इनफ वेमेन ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो डेस्क पर वहाँ पे बैठ सकें, समझ गए, उस चीज़ को हैंडल कर सकें। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो अपने नए नए प्लान चला रहे हैं। और उनका ये भी मेन मकसद है नए प्लान के अंदर में कि जैसे विमेन स्टाफ जो होता है ना पुलिस फोर्स के अंदर, उनके लिए अलग से टॉयलेट हो, सेपरेट क्रैश फैसिलिटीज़, और उनके बच्चे जो हैं उनके बच्चों की, कोई छोटा बच्चा है तो उसकी देखभाल करने की फैसिलिटीज़ हर एक पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। ये चीज़ों को हमें लागू करना होगा। अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पुलिस फोर्स में बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा। हम बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिसको हम सही से लागू नहीं कर पाते, वो सही से लागू हो पाएंगे, लोगों को जस्टिस टाइम पर मिल पाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। तो ये बेसिकली यहाँ पर राइटर का कहना है, समझ गए। अब इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि देखो हमें एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर चलना पड़ेगा, ये कि भाई हमें जितने भी राज्य हैं हमारे, और जितनी भी मतलब जैसे हमारी सारे के सारे राज्य सरकारें हो गई और हमारी केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरीज, ये सब मिलकर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेमेंस को रिक्रूट कर सकते हैं, पुलिस फोर्स में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। तो अभी पार्लियामेंट के अंदर तो वेमेन की संख्या बढ़ रही है और आज नहीं तो कल बढ़ेगी, क्योंकि वो बिल पास हो चुका है। तो आज नहीं तो कल यहाँ पर महिलाओं की संख्या बढ़नी है। तो उसके बाद हमें फोकस करना पड़ेगा पुलिस फोर्स के अंदर भी महिलाओं की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जो अगला एडिटोरियल है हमारा, ये ट्रबल वाटर को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर चाइना फिलीपींस के टेंशंस को लेकर बात की जा रही है। देखो चाइना और फिलीपीन ये दोनों देश साउथ चाइना सी में आज के समय पर लड़ रहे हैं, उसी को लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। अब वो कैसे लड़ रहे हैं मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता हूँ। हाल ही में यहाँ पर एक खबर निकल कर आती है कि जो फिलीपीन है, फिलीपीन ने क्या किया, चाइना का एक बैरियर लगाया हुआ उसको हटा दिया। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, वो मैप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये आप देख पाओगे, ये साउथ चाइना सी है, ये ऊपर चाइना है, वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार है। म्यांमार से ऊपर जाओगे तो इंडिया भी मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फिलीपीन कहाँ पर है, तो फिलीपीन ये देश आपको देखने को मिलेगा, इसकी कैपिटल ये रही मनीला। तो ये रहा फिलीपीन, ये रहा चाइना। ये दोनों आज के समय पर साउथ चाइना सी वाले रीजन को लेकर लड़ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न भी आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, इस लाइन को देखना, इस लाइन को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बीच वाला जो रीजन है ये साउथ चाइना सी है। चाइना बोलता है ये पूरा समुद्र मेरा है। कहोगे तो इसमें क्या दिक्कत हो गई, चाइना बोलता है ये पूरा मेरा समुद्र है। तो समुद्र है तो दिक्कत ये हुई कि भाई दोस्तों यहाँ पे बीच में कई सारे आइलैंड्स है। फॉर एग्जाम्पल एक देश आपको दिख रहा होगा, ये रहा वियतनाम, ये रहा यहाँ पर फिलीपींस, ऊपर है ताइवान और यहाँ पर है मलेशिया। भाई ये जो कंट्रीज़ है फिर ये कहाँ जाएँ? ठीक है, इस समुद्र का हिस्सा चाइना अपना बताता है। इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स, फॉर एग्जांपल फिलीपींस के पास में ना एक छोटा सा आइलैंड है, और वो आइलैंड भाई वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, चाइना ने कब्जा लिया फिलीपींस से। पार्सल आइलैंड है, पार्सल आइलैंड को लेकर लड़ाई चलती है वियतनाम चाइना के बीच में। ऐसे कई सारे आइलैंड्स और हैं जिसको लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं, और जबकि यहाँ पर वो आइलैंड अलग अलग देशों को बिलोंग कर, लेकिन चाइना ने ज़बरदस्ती उनसे कब्जा रखा है, हथियार रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो पार्सल आइलैंड, पार्सल आइलैंड यहाँ पर चाइना, ताइवान और वियतनाम तीनों क्लेम करते हैं। पार्सल आइलैंड है कहाँ पर, ये मैं डॉट जो बना रहा हूँ ना, ये जो गोल गोल घुमा रहा हूँ, ये है पार्सल आइलैंड। फिर दूसरा स्प्रैटले आइलैंड है, ये चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपीन ये तीनों क्लेम करते हैं। यहीं पर आपको स्प्रैटले आइलैंड देखने को मिलेगा, ये सब कंट्रीज क्लेम कर रही हैं। फिर एक आता है स्कारबोरो शोल, ये यहाँ पर फिलीपीन, चाइना, ताइवान क्लेम करते हैं, ये भी यहाँ पर है। तो ये जगह जो है समुद्र के बीच में, इसको लेकर ये लड़ाइयाँ चल रही हैं कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन चाइना सबको हटा देता है। और चाइना ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बोला है ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, इस पर नज़र उठा के मत देखना। दूसरी चीज़ दोस्तों,
यहीं पर ना एक और प्रॉब्लम हो गई है। अब वो प्रॉब्लम क्या हो गई मैं ये दिखाता हूँ। ये रहा हमारा साउथ चाइना सी, ये रहा चाइना, ये रहा फिलीपीन, है ना, ये रहा स्कारबोक शॉल, ये रहा स्प्रैटली आइलैंड और ये रहा पारासल आइलैंड, जिसको लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं। तीनों की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। लड़ाइयाँ इन सब कंट्रीज़ में, ये कंट्रीज़ के नाम आपको दिख रहे होंगे। यहीं पर ना ये जो स्कारबोक शॉल है, यहीं पर चाइना ने क्या कर दिया, एक बैरियर लगा दिया। समुद्र के गहराई में जाकर एक रस्सी बांधी। उस रस्सी बांधने से, बैरियर से क्या होगा, चाइना ये दिखाना चाह रहा है भाई इसके अंदर मत आना। ये जो रीजन है ना, ये मेरा रीजन है, ये भी मेरा रीजन है, स्कारबोक शॉल भी मेरा रीजन है। फिलीपींस, जबकि ये रीजन फिलीपींस को बिलोंग करता है। खैर चाइना ने इसको कब्जा लिया पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बैरियर लगा दिया। अब फिलीपींस ने क्या किया, जाकर पिछले कुछ समय पर पहले एक जहाज़ भेजा और जहाज़ से एक इंसान को समुद्र के अंदर भेजा और उस बैरियर को, उस रस्सी को कटवा दी, तोड़ दिया। अब उस बैरियर, उस रुकावट को जैसे ही तोड़ दिया, चाइना उससे नाराज़ हो गया। दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ गए। तो वही तरीका, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। भाई फिलीपींस ने क्या किया, भाई 300 मीटर का एक बैरियर बनी हुई थी यहाँ पर समुद्र के अंदर में, रस्सी बांधी गई थी चाइना की साइड से, ठीक है। और चाइना ने कहीं ना कहीं स्कारबोरो जो शोल वाला चीज़ है ये अपने साइड में रखने की कोशिश की, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पाओगे ये जो पर्टिकुलर रीजन है स्कारबोरो शोल ये है, इसको अपने साइड में रखने की कोशिश की। और यहीं पर एक बैरियर, ये देखोगे छोटा सा बैरियर दिख रहा होगा किनारे, यहाँ पर उन्होंने बैरियर बना दिया, रुकावट बना दी कि भाई यहाँ पर फिलीपींस ना आ सके। फिलीपीन ने जाके वो रस्सी काट दी। इससे क्या हुआ, टेंशन बढ़ गए। चाइना ने बोला कि देखो हमारे साथ में मैसअप मत करो ज़्यादा। इस वजह से जो टेंशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए और पिछले कुछ समय से बवाल चल ही रहा है अलग अलग रीजन्स को लेकर। तो चाइना के रिलेशन साउथ चाइना सी के आसपास जो देश हैं उनमें से किसी देश के साथ में सही नहीं है। मैं अगर आप फिलीपींस की बात बताऊं तो फिलीपींस यहाँ पे रियलाइज़ कर चुका था भाई कि चाइना की फोर्सेस ने इस प्रकार का बैरियर लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्ती उसको काट दिया, ख़त्म कर दिया बैरियर कि भाई यहाँ पर आप क्यों रुकावट लगा रहे हो, वो रीजन हमारा भी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और मैं आपको बताऊं जब ये हरकत हुई ना चाइना की, तो उसके बाद मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन्होंने भी डायरेक्ट अपने यहाँ पे जो मतलब रिसर्चेस हैं वो डायरेक्ट करवाई हैं। अपने जो जहाज़ है वो भेजे हैं डिस्प्यूटेड वाटर्स में, जहाँ पर विवाद रहता है चाइना वियतनाम के बीच में, वहाँ पर देख के आए हैं कि भाई हमारे पास तो बैरियर नहीं लगा दिया। तो ये लोग भी लगातार चेकआउट कर रहे हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि भाई हमें संभलने की ज़रूरत है। साउथ चाइना सी में जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, अभी तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, आने वाले समय में बड़ा बवाल क्रिएट कर सकती हैं। ये सभी कंट्रीज़ जैसे फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं और देशों का सपोर्ट ले सकती हैं, यूएसए का सपोर्ट ले सकती हैं। यूएसए यहाँ पर उतर जाएगा, इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने लगेगा, तो चाइना उधर हो जाएगा। चाइना उधर अकेला, इधर इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगा, चाइना के साथ में रशिया खड़ा हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं आने वाले समय पर साउथ चाइना सी को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, ठीक है। तो जिस प्रकार की आज के समय पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, ये आने वाले समय पर बड़ी लड़ाई बन सकती है और इससे बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ये यहाँ पर राइटर का कहना है। तो इसको हमें संभाल कर, बैठ कर, बातचीत करके इस मुद्दे को निभाना होगा। अब ये साउथ चाइना डिस्प्यूट दोस्तों है क्या, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि चाइना बहुत सारे रीजन को क्लेम करता है, चाहे वो पार्सल आइलैंड हो, चाहे बहुत सारे आइलैंड, जो सबको चाइना क्लेम करता है, बोलता है सब मेरा रीजन है। और ये 3 रीजन्स की स्पेशली हम बात कर रहे थे। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर और करते हैं अपने वीडियो को समाप्त। आज का क्वेश्चन ये बोलता है, यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, 3 इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, इन तीनों हैवी इंडस्ट्रीज़ में से बताना है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस इंडस्ट्री में प्ले कर सकता है, स्पेशली डीकार्बोनाइजेशन की चीज़ में, यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर तीनों की तीनों इंडस्ट्रीज, चाहे वो फर्टिलाइजर प्लांट हो, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हो, चाहे वो स्टील प्लांट्स हो, तीनों के अंदर ही जो ग्रीन हाइड्रोजन है अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ना दोस्तों, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।